प्लेजरिज्म। तो प्लेजरिज्म जो है एक बहुत बड़ा मसला है, ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का, स्पेशली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देख रहे हैं प्लेजरिज्म का। और प्लेजरिज्म का रफली मीनिंग ये है कि किसी और वर्क का वर्क जो है, किसी और का वर्क जो है, किसी और का काम जो है, किसी और की रिसर्च आप अपने नाम से उसे यूज़ करें, यानी कॉपी पेस्ट कर लें, आप उसे कॉपी कर लें और अपने रिसर्च पेपर में उस आइडिया को ले लें, उस लाइन को ले लें, उस मेथड को ले लें। तो किसी और ने जो कंट्रीब्यूशन दी है आप उसे, इसे आप इंटेलेक्चुअल थेफ्ट भी कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल थेफ्ट है। और फिर आप उसे अपने पेपर में जब यूज़ करेंगे अनएक्नॉलेजली, और फिर उसको मेंशन भी ना करें, उसको रेफर भी ना करें, उसको एक्नॉलेज भी ना करें, तो इसको हम कहते हैं ये प्लेजरिज्म है, जो पाकिस्तान में बहुत बहुत आम है। सारी की सारी फील्ड में पाकिस्तान में कोई ख़ास रिसर्च नहीं हो रही, सैडली यहाँ पे क्रिएटिव काम नहीं हो रहा किसी भी फील्ड में उस लेवल का। कुछ इंडिविजुअल कर रहे होंगे, दैट्स गुड, लेकिन मोस्टली हमारे स्टूडेंट भी और हमारे रिसर्चर भी वो प्लेजरिज्म में इन्वॉल्व हैं। एज ए स्टूडेंट आप खुद की सिचुएशन देख सकते हैं कि आपको जितनी असाइनमेंट दी जाती हैं, जितने टास्क दिए जाते हैं सारी टीचर्स की तरफ से, क्या आपने ईमानदारी से वो किए हैं या आपने डाटा जो है वो दूसरों का इस्तेमाल किया है। और प्लेजरिज्म आजकल आसान भी हो गया है क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल है, बहुत कुछ डाटा जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आसानी से लोग कॉपी पेस्ट की तरफ चले जाते हैं। तो ये कॉपी पेस्ट करने को हम प्लेजरिज्म कहते हैं। और इससे यही वजह है कि हमारे यहाँ बहुत से पेपर लिखे जाने की वजह के बावजूद, बहुत ज़्यादा थीसिस करने के बावजूद, बहुत ज़्यादा आर्टिकल रिसर्च जो है वो लिखे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद रिसर्च प्रोडक्शन में, एक्चुअल नॉलेज प्रोडक्शन में पाकिस्तान कहीं भी स्टैंड नहीं करता। और वजह क्या बन रही है कि इतना कुछ लिखा जो जा रहा है, एक्चुअली कोई भी ऐसा काम हमें नजर नहीं आता, बहुत कम कोई एक दो इंडिविजुअल्स की मैंने बात नहीं कर रहा, कलेक्टिवली हमारा जो काम है वो, ठीक है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा वो प्लेजरिज्म में इन्वॉल्व है। सो राइटिंग अ रिसर्च पेपर पोजेस challenges in gathering literature and providing evidence for making your paper stronger. Okay, it is true कि जब हम पेपर लिखने जाते हैं तो हमने बिल्कुल इसे, ये कोई नॉवल नहीं है जिसे हमने टोटल क्रिएशन कर देनी है। डेफिनेटली हमने प्रीवियस आइडियाज को यूज करना है, प्रीवियस आइडियाज को अकोमोलेट करना है, हमने लिटरेचर रिव्यू भी करना है जिसमें हम दूसरों के आइडियाज का रिव्यू भी करेंगे। उसके अलावा भी हमने पढ़ा है कि रिसर्च एक डायनेमिक एफर्ट है, तो हम रिसर्च पुरानी रिसर्च पे ही बेस कर रहे होते हैं, हम आगे बढ़ रहे होते हैं, पुराने को पढ़ने के बाद हम अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं उसे, और हमारा जितने भी रेफरेंस ज्यादा होंगे हमारे पेपर में वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। Drawing upon previously established ideas and values and adding pertinent information in your paper are necessary steps, but these need to be done with caution without falling into the trap of plagiarism. लेकिन प्लेजरिज्म में और दूसरों के आइडियाज को, अपने पेपर को, अपने आइडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करना, इन दो बातों में फर्क है, ठीक है। तो प्लेजरिज्म इन रिसर्च क्या है? व्हाट इज प्लेजरिज्म in research? So plagiarism is the unethical practice of using words or ideas, either planned or accidental. दोनों सूरतें हो सकता है आपको ना पता हो लेकिन वो किसी और का पब्लिश्ड आइडिया हो, किसी ने उस पर काम कर लिया हो, तो फिर अगर आप उसको रिप्रोड्यूस करेंगे तो उसे प्लेजरिज्म गिना जाएगा। एक्सीडेंटल भी हो सकता है। And if another author research, so plagiarism is the unethical practice of using words or ideas, either planned or accidental, of another author researcher of your own previous works without proper acknowledgement. किसी और का काम हो या आपका ही अपना काम क्यों ना हो, उसको भी अनएक्नॉलेजली दोबारा से ये कहकर लेके आना कि ये मैंने नया काम किया है, ये भी अनएथिकल है, ये भी प्लेजरिज्म में आएगा। Considered as a serious academic and intellectual offense, तो ये इंटेलेक्चुअल एकेडमिक ऑफेंस है, एक क्राइम है। प्लेजरिज्म कैन रिजल्ट इन हाईली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सच एज पेपर रिट्रैक्शन एंड लॉस ऑफ ऑथर क्रेडिबिलिटी एंड रेपुटेशन।
अगर आप प्लेजराइज वर्क लेके जाएंगे, और पाकिस्तान में सैडली यही कुछ हो रहा है, और इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी वो बहुत ज्यादा डैमेज्ड है, एज फार एज न्यू नॉलेज प्रोडक्शन इज कंसर्न, एज फार एज रिसर्च इज कंसर्न। तो रिसर्च में हम बहुत लैग कर रहे हैं, बहुत लैग कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, और जो हम में से जो रिसर्चर हैं तो वो 95% प्लेजरिज्म में इन्वॉल्व हैं, और उसकी वजह ये होती है कि हमारी कोशिश होती है कि किसी तरीके से हमारा थीसिस हो जाए, हमारा आर्टिकल पब्लिश हो जाए। हमें इल्म से हमारे हमारे जुस्तजू ये नहीं है कि हम इल्म हासिल करें, हमारे जुस्तजू ये नहीं है कि हम कोई क्रिएट करें, कुछ इंसानियत की भलाई करें, या नॉलेज का स्टॉक है उसमें कुछ हमारा एडिशन हो जाए। ऐसा हमारा शौक नहीं है, ऐसी हमारी डिजायर नहीं है, ऐसा हमारा पर्पस नहीं है। और इसकी बहुत सी वजह हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है जो कि रट्टा पे बेस है। तो चूंकि बचपन से ही आपको कहा जाता है कि मेमोराइज करें, मेमोराइज करें, और उसका नतीजा क्या निकलता है कि आप बड़ी क्लासेस में आकर जहाँ पे आपको इनोवेटिवली थिंकिंग करनी है, जहाँ पे आपको क्रिएशन करनी है एमफिल पीएचडी लेवल पे, वहाँ पे आप फिर आपसे क्रिएशन बिल्कुल नहीं होती है। ऐसे स्टूडेंट मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझे बताया कि जब उनसे कहा जाता है कि कोई क्रिएटिव पैराग्राफ लिखो तो वो एक पैराग्राफ भी अपने पास से नहीं लिख सकते। तो ये प्रॉब्लम जो है ना एक्चुअली उनकी बेस में है। क्या प्रॉब्लम है? स्कूल सिस्टम में। तो स्कूल सिस्टम हमारा जो है वो क्रिएटिविटी नहीं सिखाता, ठीक है, वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप करता। उसके पीछे बहुत पीछे जाए तो फिर हमारा सोशल सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, और इसमें जो पावरफुल क्लासेस हैं वो इसके बेनिफिशरीज हैं, और वो नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो और बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी डेवलप हो, क्योंकि उन्हें क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग से थ्रेट है। उनको लगता है उनकी जो पावरफुल पोजीशन है, जब लोग समझदार, अक्लमंद और सवाल करने वाले बन जाएंगे और हर पहलू से देखने लग जाएंगे, यानी क्रिटिकल हो जाएंगे, तो फिर उनकी पावर को खतरा हो जाएगा। इस वजह से वो इस स्कूल सिस्टम को ठीक नहीं करते हैं। और ये स्कूल सिस्टम बहुत पुराना है, तकरीबन अंग्रेजों ने ये तरतीब दिया था, और उनको क्रिटिकल थिंकर रिक्वायर्ड नहीं थे। जब अंग्रेजों ने स्कूल सिस्टम बनाया तो उन्होंने इस बुनियाद पे नहीं बनाया था कि उन्हें कोई फिलोसफर चाहिए, उन्हें कोई सोशियोलॉजिस्ट चाहिए, कोई साइकोलॉजिस्ट चाहिए, या क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, या क्रिएटिव लोग उन्हें रिक्वायर्ड नहीं थे। उन्हें तो वर्किंग क्लास एक रिक्वायर्ड थी जो उनके काम कर सके और सिस्टम को चला सके। तो अभी तक उसी सिस्टम को हम साथ साथ घसीट रहे हैं, और इसी वजह से हमारे यहाँ जीनियस पैदा नहीं होते हैं और ना ही कोई रिसर्चर पैदा होता है। हाउएवर, हमारी नई नस्ल को हम चाहते हैं कि वो इस बात को समझे और प्लेजरिज्म ना करे, क्रिएटिविटी की तरफ आए, क्रिटिकल थिंकिंग अपनी आप डेवलप करें। सो इट इज दस इम्पेरेटिव फॉर रिसर्चर्स टू इंक्रीज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेजरिज्म। अगर आप प्लेजरिज्म से बचना है तो आपको समझ डेवलप करनी होगी कि प्लेजरिज्म क्या है। हो सकता है कि आप बिल्कुल प्लेजरिज्म के कॉन्सेप्ट को ही ना जानते हो, और जब रिसर्च करते हो तो प्लेजरिज्म में आपका आइडिया ओरिजिनल भी हो सकता है, लेकिन जब आप थीसिस करेंगे तो प्लेजरिज्म में वो आ सकता है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि प्लेजरिज्म है क्या। इन सम कल्चर्स academic traditions and nuances may not insist on authentication by citing the sources of the words or ideas। जैसे कि हमारा कल्चर है, तो हमारे कल्चर में भी ऐसे ही, हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर है ही ऐसा कि हम कभी भी जब हमारे पास चीजें आती हैं सोर्सेज से, इवन हमारे मजहबी जो चीजें हम मैसेजेस में या फेसबुक पर इधर उधर फैलाते हैं, तो हमने कभी उसको साइट नहीं किया कि ये कौन सी बुक के कौन से पेज से चीज उठाई गई है। इस कई चीजों की तो कोई बेस का पता ही नहीं है, क्या पता कहा किसी और ने होता है और हम उसको किसी और के जिम्मा लगा देते हैं, और हमें कुछ पता नहीं, और फिर ऐसी चीजों को हम फैलाते भी रहते हैं। ये भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी है कि जब आपको पता ही ना हो कि आप ये चीज सच है कि झूठ है, और उसके सोर्स का पता ना हो, तो फिर उसको स्प्रेड करना भी बुरी बात है। लेकिन हमें इस चीज का आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें एथिक्स का आइडिया नहीं है कि एथिक है क्या और नॉलेज होता क्या है। हाउएवर, दिस फॉर्म ऑफ वैलिडेशन इज prerequisite in the global academic code of conduct। लेकिन ग्लोबली जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर तो आपको प्लेजरिज्म की बात का ख्याल रखना पड़ेगा। आप, हमारा कल्चर तो ऐसा है जिसमें हम वेरीफाई नहीं करते हैं। इवन हमारे दोस्त भी अगर कोई बात करें तो हम बस उसे एज इट इज मान लेते हैं, और कभी सोर्स के बारे में कभी नहीं पूछा, रेफरेंस कभी नहीं पूछा। इसी वजह से जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारा वही माइंड सेट जो कि हम कि सुनी सुनाई बातों को हमने आगे चलाना है और सोर्स को कभी वेरीफाई नहीं करना है, तो इसका नतीजा क्या निकलता है
कि हम प्लेजरिज्म के ट्रैप में आ जाते हैं। Non-native English speakers face a higher challenge of communicating their technical content in English as well as complying with ethical rules. The digital age affects plagiarism. Researchers have easy access to the material and the data on the internet, which makes it easy to copy and paste information. जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इंटरनेट पे abundantly डाटा अवेलेबल हो जाने की वजह से भी प्लेजरिज्म वाला मामला इंक्रीज कर गया है, क्योंकि इजीली एक्सेस है आपकी। तो फिर क्रिएटिविटी को कौन प्रीफर करे जब आसानी से चीजें अवेलेबल हों। इसके लिए तो बड़ा एथिकली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि चीज अवेलेबल है और फिर भी आप ना उठाएं वहां से। इसके लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग एथिक्स चाहिए, अखलाकी म्यार बहुत बुलंद चाहिए, जो कि हमारे माशरे में बहुत ज्यादा गिरावट का शिकार है। पर इवन हम अखलाकियात में हमने कुछ गलत चीज़ों को अखलाकियात समझ लिया है और कुछ और चीज़ें जिन्हें अखलाकियात होना चाहिए था उनको हम समझते हैं कि इनमें अखलाकियात की ज़रूरत ही नहीं है। Guard yourself against plagiarism, however accidental it may be. Here are some guidelines to avoid plagiarism. तो कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? ठीक है, आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं, आपने दूसरों के आइडियाज को रेफर भी करना है, अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग भी करना है। ओके, यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन, इनोवेटिव थिंकर, क्रिटिकल थिंकर, तो आप प्लेजरिज्म के ट्रैप में आ सकते हैं अगर आप समझते नहीं हैं। तो हम इसे कैसे बच सकते हैं? नंबर 1, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। डू नॉट कॉपी पेस्ट द टेक्स्ट वर्बेटम फ्रॉम द रेफरेंस पेपर। किसी भी पेपर से किसी भी जगह से बिल्कुल उठा के कॉपी पेस्ट नहीं कर दें। बिल्कुल हमें रेफरेंस लेना पड़ सकता है, आपको लाइन की जरूरत पड़ सकती है। इंस्टेड रीस्टेट द आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। एक तरीका यह है कि आप उसे अपने अल्फाज में बयान करें और फिर नीचे बिब्लियोग्राफी में रेफर कर दें कि ये उस बंदे की बात थी जो मैंने यूज की अपने पेपर के अंदर। स्टैंड द आइडिया ऑफ द रेफरेंस अंटिल रेफरेंस सोर्स वेल इन ऑर्डर टू पैराफ्रेज करेक्टली। तो आइडिया को समझे बगैर उसके कि उसी के वर्ड्स ले लिए जाएं। आइडिया को लें और वर्ड्स को अपने अल्फाज में उस चीज को लिखने की कोशिश करें, इस चीज की प्रैक्टिस करें। और ये कि उस आइडिया को फिर नीचे बिब्लियोग्राफी में उस सोर्स को मेंशन भी कर दें, तो एक्नॉलेज भी हो जाएगा और बिल्कुल हमें उसके वर्ड्स एज इट इज लेने की जरूरत भी नहीं होगी। नंबर 2, कोट यूज करें। यूज quote to indicate that the text has been taken from another paper. तो हमेशा जब हम दूसरों का टेक्स्ट यूज करते हैं तो हम उसको quote के अंदर लिखते हैं, 2 इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालते हैं और फिर ब्रैकेट में उस सोर्स को मेंशन करते हैं और बिल्कुल एंड के ऊपर फिर हम रेफरेंस की एक लिस्ट भी बनाते हैं। तो हमें फिर हम जब एक्नॉलेज करते हैं जिसको हम प्लेजरिज्म नहीं कहते। द कोट शुड बी एग्जैक्टली द वे दे अपीयर इन द पेपर यू टेक फ्रॉम देम फ्रॉम। तो जैसा ही कोट किसी और पेपर में लिया है, किसी और बुक से लिया है, जैसा होगा उसके वैसे ही लफ्ज आपको यूज करने, उसे चेंज भी आप नहीं कर सकते। नंबर 3, आइडेंटिफाई व्हाट डज एंड डज नॉट नीड टू बी साइटेड। ये भी देख लें कि किस चीज की आपको जरूरत है साइट करने की और किसकी जरूरत नहीं है। एनी वर्ड्स आर द आइडियाज दैट आर नॉट योर ओन बट टेकन फ्रॉम अनदर पेपर नीड टू बी साइटेड। आपके पेपर में कोई भी ऐसा आइडिया, कोई भी ऐसी लाइन जिसे आपको पता है कि आपने कहीं और से ली है, उसे प्रॉपर साइट कर दें, रेफर कर दें। और साइटेशन हमें पढ़नी चाहिए थी, अगर हमें टाइम मिला तो हम देखेंगे कि एपीए और एमएलए फॉर्मेट में साइटेशन कैसे करते हैं। ये अगर आपको आती होगी तो फिर आप एक ऐसा पेपर तख्लीक करेंगे जिसमें प्लेजरिज्म का कोई आप पे एक्विजिशन नहीं आएगा। साइट योर ओन मटेरियल। इफ यू आर यूजिंग कंटेंट फ्रॉम योर प्रीवियस पेपर यू मस्ट साइट योरसेल्फ। अब यहाँ पे ये समझा जाता है कि ये चूंकि मैंने तख्लीक किया था, ये मेरा प्रीवियस पेपर है, या ये मेरा ही चूंकि आइडिया है, चाहे मैं पहले पब्लिश करवा चुका हूँ, तो इसको मुझे दोबारा क्या जरूरत है साइट करने की? नहीं, इसकी भी जरूरत है। आपको अपना पेपर भी साइट करना होगा, अपने आप को भी साइट करना होगा, रेफर करना होगा, एक्नॉलेज करना होगा। यूजिंग मटेरियल यू हैव पब्लिश्ड बिफोर विदाउट साइटेशन इज कॉल्ड सेल्फ प्लेजरिज्म। अगर आप इसे करेंगे तो इट इज कॉल्ड सेल्फ प्लेजरिज्म। ये एक न्यू टर्म यहाँ पे आप देखें, खुद के ही काम को कॉपी पेस्ट कर लेना। और ऐसा भी पाकिस्तान में बेशुमार दफा होता है कि लोग क्या करते हैं, पहले थीसिस लिखते हैं, फिर पीएचडी का, और फिर अपने ही थीसिस से 3 से 5 पेपर निकाल लेते हैं। तो इट इज कॉल्ड सेल्फ प्लेजरिज्म। वो कोई न्यू नॉलेज तख्लीक नहीं कर रहे होते, बल्कि सिर्फ धोखा दे रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई है, हम बहुत बड़े रिसर्चर हैं। तो ये जो है, हम चाहते हैं कि हमारी जॉब लग जाए और फिर हम बहुत से हमारे अलाउंस लग जाएं, बस उस चक्कर में हम अपने ग्रेड को आगे लेके जाना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट से फंड और पैसे लेना चाहते हैं, इसलिए हम एक ही किताब को बार बार लिख देते हैं।
और शो करते हैं कि हमने ज्यादा रिसर्च वर्क किया है. The scientific evidence you gathered after performing your test should not be cited, and facts and the common knowledge need not be cited if unsure. Include a reference. बहुत ज़्यादा common facts जो common knowledge है जिनका कोई source available नहीं है उनको cite करने की definitely ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर मौजूद हो तो आप उसे रेफर करें और एंड पे रेफरेंस दे सकते हैं कि आपने कहाँ से लिया है. Manage your citation. Number 4, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द सोर्सेज यू रेफर टू. जब आप पेपर लिख रहे हो तो जहां जहां से आप डाटा लेते हैं, किसी वेबसाइट से, किसी किताब से, किसी आर्टिकल से, या आप रिव्यू करते हुए जब 8-10 आर्टिकल रिव्यू करेंगे उन सब की आप लिस्ट बनाते जाएं हमेशा साथ साथ, और फिर एंड पे उनको अल्फाबेटिकल फॉर्म में एपीए या एमएलए फॉर्मेट में रेफर कर दें. Use citation software like EndNote or Reference Manager to manage the citation used for the paper. ऐसे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं जिनमें आप साइटेशन को मैनेज कर सकते हैं, उनकी लिस्ट प्रिपेयर करने में आपकी मदद कर सकते हैं, या एपीए फॉर्मेट आपको आता है या सीख लें तो उस पे फिर आप उसके मुताबिक साइटेशन मैनेज कर सकते हैं. यूज मल्टीपल रेफरेंसेस फॉर द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, लिटरेचर और review or survey. For example, rather than referencing a review, the individual paper should be referred to and cited. Number 5, use plagiarism checker. एक और ऑप्शन आपके पास ये है कि जब आप लिख लें और आपने प्रॉपर साइट भी किया हो, लोगों को एक्नॉलेज भी किया हो, लिस्ट भी प्रिपेयर की हो, पैराफ्रेज भी किया हो, उसके बावजूद अगर आप ये चाहते हैं कि आपने जो रिसर्च वर्क की है क्या इसमें प्लेजरिज्म है कि नहीं, तो फिर सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, उनसे आप चेक कर लें, फिर अपने थीसिस को सबमिट करवाएं या अपने रिसर्च वर्क को पब्लिकेशन के लिए भेजें. ऐसे मत भेज दें या अपने टीचर को असाइनमेंट सबमिट करवाएं. उससे पहले आपको यू कैन यूज वेरियस प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल सच एज ऑथेंटिकेट है और ETBLAST है और टर्न इट इन है टू सी हाउ मच ऑफ योर पेपर इज प्लेजराइज्ड. ये ऐसी सर्विसेज मौजूद है और ये तीनों जो मेंशन की हैं मैंने ये थोड़ी बेहतर और ऑथेंटिक है. HEC जो है वो टर्न इट इन यूज करती है जब आप उनको थीसिस भेजते हैं. ये पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज हैं ये टर्न इन यूज कर रही हैं. इनमें से शायद ETBLAST या मे बी ऑथेंटिकेट एक इनमें शायद थोड़ी बहुत फ्री सर्विसेज देता है, बाकी ये आपको बाय करनी पड़ती है इनकी सर्विसेज. और इससे हाउएवर लेकिन ये फ्री में भी अवेलेबल है. टर्न इन इट बहुत ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर है और ये इंटरनेशनली यूज हो रहा है. टर्न इट इन ये जो है, और ये HEC ने क्या किया है कि सारी यूनिवर्सिटीज को ये दिया हुआ है जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये मौजूद होता है. फ्री सर्विसेज की अवेलेबल होती है. स्टूडेंट जो है वो लाइब्रेरी में जाकर इन सब यूनिवर्सिटीज की गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे जाकर टर्न इन इट फ्रीली यूज कर सकते हैं. अपने सॉर्ट चीज़ें जो है, अपना आर्टिकल, अपना थीसिस जो है उसका प्लेजरिज्म देख सकते हैं कि वो कितना आ रहा है. और आमतौर पे अगर आप देखते हैं कि कितना टॉलरेट किया जाएगा दूसरे वर्ग को, ये चीज़ अभी मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा यहाँ पे, मुझे भी याद आ रहा है कि कितने % जो है वो प्लेजरिज्म जो है वो सॉफ्टवेयर अगर आपको शो करे तो कितने % पे आप थीसिस सबमिट करवा सकते हैं या आर्टिकल, तो वो है 20. बिलो 20 जो है, बिलो 20 आप सॉफ्टवेयर अगर आपको शो करता है 10, 12, 14, 15, 18, 19 तक भी, तो बिलो 20 अगर वो आ रहा है तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इतना जो है ना वो टेक्स्ट हमने यूज करना होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं नदीम असलम के काम पे अगर एक PhD थीसिस लिख रहा हूँ तो मुझे उसके 5 नॉवल से डाटा तो लेना होगा, तो वो नॉवेल्स मैं नीचे एक्नॉलेज भी करूंगा, लेकिन टर्न नेट उसे शो करेगा कि 10% डाटा इसने दूसरी किताबों से लिया है या 15%. तो कोई बात नहीं, इतना हमें लेना होता है क्योंकि हमने एनालिसिस करना है, इतना अलाउड होता है कि हम ले सकते हैं. उसका पर्पज है क्योंकि हमने उस डाटा एनालिसिस करना है लिटरेचर में स्पेशली. तो कहाँ तक अलाउड है? 20 से ज्यादा हो जाएगा तो आपको कम करना पड़ेगा और इससे ऊपर आप पेपर सबमिट नहीं करवा सकते. 20 से ऊपर आएगा तो आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, आपका थीसिस रिजेक्ट हो जाएगा. सो प्लेजरिज्म के बारे में ये आज का लेक्चर था.